नमस्कार बच्चों के इस खास कार्यक्रम किड्स टाइम में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये कार्यक्रम काफ़ी खास है क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना के दौर में ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने में भी काफ़ी व्यस्त हैं। बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, लेकिन इसका फ़र्क बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है और कैसे इसे दूर कर सकते हैं, इन्हीं सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसा कि हर बार हम करते हैं, बच्चों के लिए कुछ सवाल यहाँ पर रखते हैं और बच्चों से वो सवाल पूछते हैं, लेकिन आज हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। आज हम बात करेंगे अभिभावकों से और उन लोगों से जो कुछ जानना चाहते हैं ऑनलाइन गेमिंग के बारे में और ऑनलाइन गेमिंग के बारे में अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वो बात करना चाहते हैं तो वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। लगातार हम अपने फ़ोन नंबर नीचे दिखा रहे हैं, आप हमसे बात करें और जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से वो सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपके बच्चे जब ऑनलाइन गेम खेलते हैं किस तरह का अनुभव आपका है वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुबिमल भट्टाचार्य जी मौजूद हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे हम। सुबिमल सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। सुबिमल जी, ये बताइए कि अब कोरोना के वक्त में ऑनलाइन पढ़ाई, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ वर्चुअल माध्यम से हो रहा है और बच्चे भी अब घर से बाहर कम ही जा रहे हैं। जो खेलने का बाहर जाके बच्चे खेलते थे वो नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों को एक बुरी लत लगते जा रही है और ये बुरी लत है ऑनलाइन गेमिंग की। इस बुरी लत में बच्चे न सिर्फ वीडियो गेम्स के साथ चिपके हुए हैं बल्कि वो ऑनलाइन आजकल कई तरह के गेम्स आ रहे हैं उसको भी खेल रहे हैं। और जो अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था इसको लेकर के, तो मैंने देखा कि अभी कुछ ही दिनों पहले दो घटनाएं मेरे संज्ञान में आई। एक घटना ये थी कि एक छोटा बच्चा था 10-11 साल का, वो ऑनलाइन गेम खेलता था और गेम खेलते खेलते उसको उस गेम से उसने कुछ ऐसा सीखा कि उसने अपने दादाजी के खाते से करीब 2.5 लाख रुपये निकाल लिए। दूसरी घटना यहीं ग्रेटर नोएडा की है। वहाँ पर एक बच्चा ऑनलाइन गेम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने घर में जो पिस्टल रखी हुई थी उस पिस्टल से घर के अंदर उसने गोली चला दी। तो सुबिमल साहब, किस तरह से देखते हैं ये जो नई लत लग रही है बच्चों को? देखिए, आपने जैसे जिक्र किया था कि इस कोरोना की बजाय बच्चों को घर पे रहना पड़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, स्कूल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और इसके साथ साथ इनकी जो एक बोर्डम भी होते जाती है लगातार एक कन्फाइंड सिचुएशन में, तब ये लोग बहुत सारे साइट्स में जा रहे हैं जहां से ऑनलाइन गेमिंग या फैंटेसी स्पोर्ट्स की साइट्स में जा रहे हैं और अपने आप को इसमें किसी तरीका से जोड़ रहे हैं। दूसरा ये भी दिखा जा रहा है कि ऐसा कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, फैंटेसी स्पोर्ट्स चलाने वाले कंपनी ये भी अपने एडवर्टाइजमेंट्स आगे दे रहे हैं और जिससे बच्चों उत्साह भी मिल रहा है, प्रभावित भी हो रहा है और नहीं समझ रहा है कि इससे इनका क्या नुकसान भी हो सकता है। तो आपने जैसे दोनों इंस्टेंसेस का जिक्र किया, एक में जैसे एक बच्चों ने अपने दादाजी की अकाउंट से पैसा निकालने के और दूसरे किसी ने एक पिस्तौल का इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो ऐसे होते हैं क्योंकि ये जो बच्चों हैं इनकी जो एज ग्रुप होते हैं ये बड़े एक सेंसिटिव एज ग्रुप है, एक वल्नरेबल एज ग्रुप होते हैं और ये लोग इससे बड़े जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और आजकल जैसा डिजिटल माध्यम की जो प्रभाव बच्चों में है, बच्चों में क्या बड़ों में भी है, कि इसमें से जो भी कंटेंट आते हैं उसको आसानी से विश्वास कर लेते हैं या इसमें जो देखते हैं उसको आगे अपने आप रिपीट करना चाहता है या एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तो ये जो एक गतिविधि और ये विशेषकर बच्चों में जो बढ़ते जा रहा है, मुझे लगता है कि इसको एक चेक देना बहुत जरूरी है और मुझे अच्छा लग रहा है कि सरकार ने इसमें नजर लगाया और आगे कुछ कदम लेने की प्रयास शुरू कर चुका है। सर, सरकार ने क्या कदम उठाए और क्या कदम इसके लिए उठाए जा सकते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप न सिर्फ एक साइबर एक्सपर्ट हैं बल्कि बच्चों पर क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह का फ़र्क आप बच्चों के अंदर देख रहे हैं इस ऑनलाइन गेमिंग की वजह से? एक बच्चों का बीच में एक
एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आ रहा है, जो हमेशा पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से बहुत सारे निगेटिव कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और एक लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आ रहा है, जो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स इसकी बहुत सारे आगे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों अपने कंसंट्रेशन पढ़ाई से दूर होके बहुत समय ये इनलाइन गेमिंग में जोड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ऐसे फैंटेसी स्पोर्ट्स में अपने टीम बना रहे हैं, अपने खेल रहा है, और इसके साथ बहुत सारे ऐसे गेमिंग साइट से जो आपको पैसा की भी ललकारा देते हैं। तो इनका बीच में एक बहुत बच्चों का बीच में भी एक कम उम्र में एक ऑल्टरनेट अर्निंग मैकेनिज्म की एक गलत फहमी बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमको नजर देना पड़ेगा ये है कि बच्चों में एक फॉल्स सेंस ऑफ एक इम्प्रेशन बनते जा रहा है कि शायद फ्यूचर में यही ऑनलाइन माध्यम से सब कुछ होगा, और ऑनलाइन गेमिंग में जितने एक्सपर्टीज लेंगे या ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जो सीखते हैं या जानते हैं उसको अपने आप प्रयास करेंगे, तो शायद आगे फिजिकल वर्ल्ड में भी वो सक्सेसफुल रहेंगे। तो इससे बिल्कुल हमें बच्चों को पीछे करना पड़ेगा, हमें इनको समझाना पड़ेगा, हमें उनको काउंसलिंग करना पड़ेगा, हमें उनको अवेयरनेस कैंपेन का माध्यम से ये चीज समझाना पड़ेगा कि ये कुछ ऐसा हो रहा है जो जिनसे वो दूर रहे। सर ये बताइए, अगर हम गेमिंग की बात करें तो अभी इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या अवेलेबिलिटी आपको दिखती है? अगर भारत के अंदर की बात करें तो कौन कौन से गेम्स अवेलेबल हैं जो बच्चे काफ़ी जिसमें इंटरेस्टेड हैं और बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, अगर गेम्स की नाम लिया जाए एक या दो या पांच, तो मुझे लगता है कि सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे गेम्स है। अगर अगर आप कुछ बच्चों का एक पर्टिकुलर तरीका का गेम्स में इंटरेस्ट होते हैं। अब बहुत सारे लोग चेस में, ऑनलाइन चेस चेस में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों एक फाइनेंशियल या कैश इंसेंटिव्स वाले गेम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने अपने फैंटेसी फुटबॉल क्रिकेट टीम्स बना रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, मुझे लगता नहीं कि स्पेसिफिकली एक दो साइट का या जिक्र करना एक मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ठीक सारे है। सुविमल जी आप बने रहिए हमारे साथ। एक कॉलर जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र सिंह मौजूद हैं खुर्जा से। धीरेन्द्र जी बताइए, आपका क्या अनुभव है? हमारा अनुभव यह है, जो बच्चे देख रहे हैं इन गेमों के लिए, उनके चरित्र में कोई विकास नहीं हो रहा है। ऐसा उनके लिए सजेस्ट किया जाता है, ऐसे गेम दिखाए जाते हैं। मैंने देखा कि बच्चे इस तरह का कि काल्पनिक चीजें उनको इतनी दिखाई जाती हैं कि वो बच्चे स्टंट करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने बड़ों को एक तरफ कर देते हैं और गेम पर ही सारा उनका फोकस हो जाता है। तो मेरा अनुरोध ये है कि जो हमारी संस्कृति है, हम भारत आर्यवर्त देश में निवास कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों का देश है ये। इस तरह की चीजें, जैसे बाबा रामदेव के यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए योग सिखाना, वो जो मैजिक टाइप की चीजें हैं, इस तरह की चीजें वो सिखाते हैं, बताते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर गेम में इस तरह की चीजें डाली जाएं। मेरा अनुरोध यह है कि मनोरंजन विभाग इस पर विशेष ध्यान दे, और जो संबंधित विभाग हैं, जो आप लोग ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, मेरा अनुरोध ये है, क्योंकि मैंने देखा मेरा पोता करीब 6 वर्ष का है और सेहत उसकी बढ़िया है, तो वहां महसूस होता है कि वो 10 साल का है। तो मैं देखता हूं कि इस तरह की चीजें, चारित्रिक विकास नहीं हो रहा है। हम अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, संस्कृत देवनागरी, हम बिल्कुल उससे अलग हो रहे हैं। हालांकि हिंदी में आते हैं प्रोग्राम, लेकिन वही सब सारी चीजें हैं। तो मेरा अनुरोध ये है। ठीक है, हम सुविमल जी से बात करें उससे पहले धीरेन्द्र जी आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपका पोता आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन गेम खेलता है, तो अभी क्योंकि कोरोना काल से पहले तो वो स्कूल जाता रहा होगा और तब भी खेलता रहा होगा, लेकिन ये किस तरह के ऑनलाइन गेम बच्चे खेल रहे हैं और क्या कुछ उसका फर्क पड़ रहा है बच्चों पे? क्या आपका अनुभव क्या है, क्योंकि आप खुद दादाजी हैं, तो आपका तो अनुभव हमको सबसे पहले जानना चाहिए। बच्चे स्कूल से छूटे हुए हैं जी।
बच्चे स्कूल से छूटे हुए हैं तो स्वाभाविक है उनके लिए इन सारी चीजों में, अच्छा चूंकि बाहर जाने से भी प्रतिबंध है, वो मैदान में नहीं जा सकते, हम उनको लेके नहीं जा सकते, अपने आपस में वो फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह की चीजें, बैडमिंटन है, अब कितनी देर उनके लिए रैकेट में और उसमें कैरम बोर्ड में उनके लिए घुमाया जाएगा। तो ये देवेंद्र सिंह है, देवेंद्र सिंह, DEVENDR, देवेंद्र। ठीक है सर। तो इस तरह की चीजें जो चारित्रिक विकास के लिए हों, समझे, उनके लिए इस तरह की चीजों के लिए मैनेज किया जाए तो मैं समझता हूं बच्चों में एक गुणात्मक चारित्रिक विकास होगा। ये मेरा सुझाव है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और बाकी जो अभिभावक देख रहे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमें फ़ोन कीजिए, अपने अनुभव बताइए, अपने सवाल पूछिए। सुबिमल जी, जो इनका कहना था, एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिंदु बता रहे हैं कि ठीक है बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं और बच्चों को हम रोक भी नहीं सकते एक लिमिट से ज़्यादा, और हम रोक लगा दें गेम्स पे वो भी कुछ हद तक संभव है, लेकिन काफ़ी हद तक वो मुश्किल भी है अगर जो टेक्नोलॉजिकल दुनिया जिस तरह की है। ऐसे में इनका जो कहना है कि हमारी जो संस्कृति रही है, पुरातन भारतीय संस्कृति रही है, क्यों ना उस संस्कृति के आसपास हम इस तरह के गेम्स डेवलप करें और बच्चों को, जैसे वो कह रहे हैं कि योग सीखें बच्चे, या रामायण की कहानी, रामायण से जुड़े हुए गेम्स उनको दिए जाएं। ये किस तरह से संभव हो सकता है? देखिए, देवेंद्र जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताया कि चारित्रिक विकास अपने पोता के नहीं हो रहा है, और सिर्फ उनकी पोता की नहीं, बहुत सारे बच्चों की इस वक्त नहीं है, क्योंकि जितने आप ऑनलाइन गेम्स देख रहे हैं उसका एक पाश्चात्य का एक कनेक्टिविटी है या कोई आपकी एशियन कंट्रीज की कनेक्टिविटी है। उस देशों ने ये सारे ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारे एप्लीकेशंस आगे लाए और ये बाजार में फैलाया हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे हमारा प्रयास यही समय में, कोरोना के समय में सरकार की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से कोशिश हो रही है कि कितने सारे हम एप्स अपने देश में बनाए और वो सारे एप्स जो यहाँ काम में लगे। और मुझे लगता है कि जैसा ये सुझाव आप ही का है कि हमारे रामायण या महाभारत के आसपास भी अगर गेमिंग एप्स हम बनाते हैं, ऑनलाइन गेम्स लोकल भाषाओं में करते हैं, ये एक अच्छा प्रयास रहेगा। उसमें कम से कम इस समय में एक गेम के माध्यम में अगर आप देखें तो गेम एक बड़ा साइकोलॉजिकली और मेंटली एक बड़ा सेटिस्फाइंग अनुभव होता है बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों नहीं हमारे लिए भी होते हैं। तो इसके माध्यम से अगर हम अगर रामायण या महाभारत या इनकी जितने सारे शिक्षाएं उन दोनों एपिक से हमको मिलते हैं, ये सारे अगर ये गेम की तरह हम मैसेजिंग दे सकता है, मुझे लगता है बहुत बड़ा एफर्ट रहेगा। और ये एक बड़े अच्छे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है हमारे कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स। यहाँ तो कोई टैलेंट नहीं है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स या ऐप डेवलपर्स की, और जैसे सरकार ने बीच में आपकी कंपटीशन भी चलाई थी ऐप डेवलपर्स के बीच में, ऐसे बहुत सारे ऐप डेवलपर्स हैं जो इसको पकड़ के सिर्फ रामायण महाभारत में और सारे अपने संस्कृति की माध्यम के हमारे संस्कृति के आधार पर, हमारे इस देश की जो भिन्नता है अपने संस्कृति की, इसके सारे के आधार पर बहुत सारे किया जा सकता है प्रोग्रामिंग। मुझे लगता है उसमें गौर देना पड़ेगा, अब चाहे किसी तरीका से एक मिशन मोड के माध्यम से भी करना पड़ेगा। सुबिमल जी, इसका एक दूसरा पहलू देखें तो कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि उदाहरण के लिए अगर पबजी की बात करें तो पबजी ने कई लोगों की जान ले ली थी और उसके बाद पबजी पे बैन लगाना पड़ा था। तो इस तरह, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट भी हैं, तो ये जो बैन लगाने वाली बात है, किस हद तक हम लोग बैन लगा सकते हैं और किस हद तक नहीं लगा सकते? देखिए, पबजी के अलावा भी हमने बहुत सारे 200 के ऊपर चाइनीज ऐप्स के ऊपर भी हमने बैन लगाए हैं पिछले कुछ ही महीनों में, 3 अलग अलग हिस्से में। आप जहां तक बैन की बात है, बैन अगर आप लगाते भी है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स फिर से कोई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या ऐसे टनलिंग की माध्यम से आ जाते हैं। अब बैन एक सबसे ऑप्टिमल माध्यम नहीं होता है, बैन आखिरी की तरफ होता है प्रयास की, लेकिन बैन लगाने के साथ साथ जो हमें प्रयास करना पड़ेगा ये है कि हम खुद अपने एप्स बनाए, हम खुद अपने सारे गेम्स बनाए, हम खुद अपने शिक्षाओं की मॉड्यूल्स की ऐसे ऐप्स बनाए जिसमें हम अपने बच्चों को इसकी तरफ ध्यान लेके जा सकते हैं। और ये सारे कोई
प्रोपेगेंडा का हिसाब से नहीं होगा, ये कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा हमें। ये कमियां नहीं है इस देश में कि हम कुछ ऐसे ऐप बनाए या ऐसे प्रोग्राम बनाए जिसमें कोई कमियां होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग टैलेंट भी है, आपकी माइंडसेट भी वही है गेम बनाने की, और हम कर सकते हैं इसको। तो उसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स हमको बनाना चाहिए, और इसमें हमें प्रयास करना पड़ेगा कि इनको हम उत्साह दें कि लोगों का बीच में और फैले। जहाँ तक इसकी मास अपील या मास प्रोलिफरेशन किया जाए, हमारा ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम बाहर की जितने ऐप्स है, बहुत सारे ऐप्स है जो हमारे बहुत काम में आते हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो बच्चों को दिमाग के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जब बच्चों की, जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा था कि आपकी देवेंद्र जी ने कहा था कि चारित्रिक विकास नहीं हो रहा है, तो चारित्रिक ठीक है, विकास। एक सुविमल जी, एक कॉलर और ले लेते हैं। लिटिल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर से। लिटिल यादव जी बताइए। हेलो सर। जी बताइए बताइए। सर हम अपने इस पर से पूछना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो ऑनलाइन गेमिंग चलता है उसमें सर जब उस गेमिंग को बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसके बाद भी वो 3-3 महीने 4-4 महीने तक चलता रहता है सर, इससे देश की भावना को ठेस पहुंचता है, उसकी बात का बेकदर किया जाता है। सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी उम्र क्या है, आप अभिभावक हैं, क्या करते हैं आप? सर हम स्टूडेंट अभी 12th क्लास में यूपी बोर्ड का एग्जाम देने की तैयारी करेंगे। 10th क्लास में हैं आप? नहीं सर, 12th 12th क्लास में। और इस बार आपका बोर्ड का एग्जाम है? यस सर। तो ये बताइए सबसे पहले कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, ये कितना आपने खेला है? सर हमने तो ज्यादा नहीं खेला, बट सर 1 महीने तो मैंने खेला है। 1 महीने खेला है? और सर मैंने किस लिए खेला है कि कहते हैं ना करके देखना चाहिए, मैंने करके देखा कि इससे होता क्या है। क्या होता है इससे? क्या होता है, क्या मतलब आपका अनुभव क्या है, किस तरह के? क्योंकि मैंने तो ये गेम खेले नहीं है, किस तरह का आपका अनुभव है इस गेम से? क्या कुछ हो सकता है बच्चों को? सर इस गेम से सर तो मेंटली जो होता है वो बच्चों को बहुत कमजोर बना देता है। दूसरी बात सर शारीरिक भी क्षति उनको पहुंचाता है, उनकी शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है, उसका विकास नहीं होता, क्योंकि वो एक जगह पे बैठ के घंटों घंटों गेम खेलना सर। ठीक है, अब मैं आपका सवाल, कुछ और कहना चाहते हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ऑनलाइन गेम को बंद कर दिया जाता है उसके बाद भी 1-1 महीने तक वो क्यों, मतलब 2-2 महीने तक क्यों चलता रहता है? ठीक है, सुविमल जी बताइए। ठीक है। हाँ, पहले यादव जी आपने बड़े अच्छे प्रश्न की है, और हमारे देश में जहाँ बैन होते हैं कोई भी ऐप, कोई भी प्रोग्राम, इसका कुछ कानूनी धारावाहिक के साथ कुछ रूल्स भी दिए जाते हैं, और उस रूल्स के माध्यम से इनको ब्लॉक किया जाता है। जहाँ तक आपकी सवाल है कि 1-1 महीना या 3-3 महीना कुछ मिलते हैं, अगर आप किसी एक ऐप या प्रोग्राम को बैन करते हैं, उसको बहुत सारे मिरर साइट्स या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से फिर अवेलेबल होता है। यहाँ ऐसा घटना नहीं हो रहा है कि अगर एक साइट या ऐप बैन हो गया तो और इसकी ऑर्डर्स पास हो गए और इसकी प्रोसेस जिसमें आपके होते हैं, ये प्रोसेस काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये एक बहुत सारे बैलेंस्ड प्रोसेस है हमारे देश में, जिसमें हमारे आईटी सेक्रेटरी तक जाते हैं जिनकी परमिशन से ये होते हैं। तो हमारे जब ये प्रोसेस क्लेरिफाई और सिग्नेचर हो जाता है आईटी सेक्रेटरी, इसके बाद ये उठा दिए जाते हैं। इसका 2 तरीका है। जनरली जो आईएसपी होते हैं उनकी लाइसेंस के माध्यम से आईएसपी को बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ब्लॉक किया जाता है। और जहाँ तक ये ऐप्स की सवाल होता है, ये जितने आपकी गूगल प्ले स्टोर और आईफोन की, ये दोनों में इनको बताया जाता है और ये अपने माध्यम से ये ऐप्स को उठा देते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि जो बैन किया जाता है उसको किसी तरीका से हमारी आईएसपी से ये रखते हैं। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से इनको फिर से कुछ हिस्सों में दिखाया जाता है। सुविमल जी, जो अभी ये सवाल पूछ रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले चाइनीज़ ऐप सरकार ने बैन कर दिए थे। उसके बाद ये हुआ कि उन लोगों ने अपने सर्वर बदल लिए और दूसरे नाम से फिर वो आ गए, फिर उनको बैन करना पड़ा दोबारा। तो इसको कैसे रोक सकते हैं? बेसिकली ये कैट एंड माइस वाले गेम ये चलते रहते हैं, लेकिन एक
समय के बाद ये आगे रुक जाते हैं। आप अगर आप देखें कि हमने कुछ वेबसाइट्स को जैसे अलीबाबा या टेंसेंट की, इनके बास्केट के कई सारे ऐप्स को जो बैन किया गया था उसको दोबारा दूसरे नाम से मिला गया। तो अगर दूसरे नाम से आते हैं, अब यहाँ जो बैन करते हैं, बैन करने के बाद ये आईएसपी या ये प्ले स्टोर ये पर्टिकुलर ऐप्स को उसी नाम वाले माध्यम से उठाते हैं। ये कोई ब्लैंकेट वो प्रोविजन नहीं होता है ना। टेक्निकली ये पॉसिबल है कि कुछ भी नाम से एक पर्टिकुलर ऐप आए उसको तुरंत बैन हो जाएगा। तो ये प्रयास चलते रहेगा। और जहाँ तक आपकी इसकी अवेलेबिलिटी की सवाल है, ये देखा जाता है कि पोर्नोग्राफी केसेस में विशेषकर देखा जाता है कि आज अगर एक हटाते हैं, अगले दिन और एक निकालते हैं, तीसरा दिन और एक निकालते हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉन पोर्नोग्राफिक जितने सारे प्रोग्राम से ऐप्स होते हैं या गेमिंग ऐप्स भी होते हैं, वो बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट ये आगे और नहीं बढ़ते हैं। सुविमल जी, सरकार अपनी तरफ से क्या करना है वो इसमें कदम उठाती है। कई बार सरकार तक, जैसा आप बता रहे थे कि सरकार जब ये पूरी प्रोसेस इतनी, क्योंकि इसमें ट्रेड भी इन्वॉल्व है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाती है। ऐसे में जो स्कूल हैं, माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें? इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ज़्यादातर समय ये देखा जाता है, जैसे शुरुआत की कॉलर ने बताया था कि उनके पोता का चारित्रिक का विकास नहीं हो रहा था। यही ऐसे ही फैमिली मेंबर्स, शिक्षक, ये लोग इसके ऊपर ज़्यादा चिंता में आते हैं और ये लोग इसको प्रयास करते हैं कि कैसे ब्लॉक किया जाता है। कुछ पेरेंटल कंट्रोल्स इनिशियली सब लगाते हैं अपने डिवाइसेस में या डेस्कटॉप्स में, लेकिन ये देखा जाता है कि इसके ये प्रॉब्लम आज की जो है ये इसके बहुत ऊपर है। ये पेरेंटल डिस्क्रिशनरी जो आप सॉफ्टवेयर लगा के ब्लॉक करते हैं उसके ऊपर होता है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत तरीक़ा से आते हैं, डाउनलोड करते हैं, गूगल सर्च से आ जाते हैं। तो आने के बाद अगर किसी यंग माइंड्स इसमें प्रभावित हो जाते हैं तो ये पूरे एक फैमिली के लिए एक साइकोलॉजिकल और एक इमोशनल इशू हो जाता है कि शायद हमारा बच्चों एक गलत रास्ता पकड़ लिया। तो उनका भूमिका बहुत बड़ा रहता है। सरकार सिर्फ कानूनी दिशा से या कुछ अवेयरनेस के काम कर सकते हैं, बाकी सारे समाज की जिम्मेदारी हो जाती है। कुछ घर पे रहते हैं तो घर पे होते, अपने मोहल्ला की, अपनी समाज की, सारे हिस्सों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अगर ज़्यादातर देखें विदेश में भी ये सारे जितने चिल्ड्रन और इंटरनेट की ऊपर जो एक क्वेश्चन हमेशा उठते रहते, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बात है, लेकिन बच्चों की जो इंटरनेट के साथ एक संबंध होता है, बच्चों की जो एक इंटरनेट के माध्यम में एक वल्नरेबिलिटी होता है, ये समाज की एक बहुत बड़ा दायित्व रहता है। अगर आप देखें पिछले साल दिसंबर में हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने कुछ संसदों की एक इनफॉर्मल कमेटी से। सुविमल जी, एक कॉलर हम इस बीच में ले लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कच्छ गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौज गर्ग। मौज गर्ग जी बताइए। हाँ, वो बच्चा फिर स्कूल के बाद भी इतना टाइम ले लेता है गेम के बाद, गेम में तो घर पे टिकता ही नहीं है। और जब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा बातचीत करो, तो बोले क्या बातचीत करें, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, अब खेलने दो। ऐसे वो मानता ही नहीं है कुछ, बिल्कुल बच्चा मानता नहीं है। हाँ, आपका क्या, आपका बच्चा है, पोता है, क्या है? बच्चा है मेरा, 9वीं कक्षा में पढ़ता है, रक्षित नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 9वीं क्लास में पढ़ता है। हाँ, और 9वीं क्लास का तो बड़ा बच्चा है, तो आपकी बात माननी चाहिए। लेकिन ये बताइए कि वो जो गेम वगैरह खेलता है, किस तरह के गेम खेलता है, और जब से गेम उसने खेलना शुरू किया उसका क्या कुछ फर्क आपने उसके बिहेव में देखा? ये सब कुछ देखा? बिहेवियर में तो बताया सर, तो वो चिड़चिड़ा हो गया सर, चिड़चिड़ा हो गया। और अब जब हम बैठ के बात करने को बोलते हैं तो बोले क्या बात करेंगे, थोड़ी देर खेलने दो। बातचीत कम करता वाला होता है ना, ठिच्चा वो बोलता रहता है और आ गया
और ये लगा दिया और ये पार कर लिया, बस इसी में बस लगा रहता है। रात के 11-11 बजे तक ढूंढने जाना पड़ता है छत पे कि बच्चा अब आ जाओ, सो जाओ। ठीक है सुविमल जी, इनका जवाब देंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताया कि ये जो बिहेवियरल चेंजेस बच्चों में आ रहा है, विशेषकर ये एडोलेसेंट एज में, ये एक ऑनलाइन, आप डिजीज नहीं कह सकता है, लेकिन एक ऑनलाइन एडिक्शन की तरह या ऐसा हो रहा है बच्चों में कि ये इतने सारे वर्चुअल कनेक्टिविटी में आ रहा है कि रियल वर्ल्ड में बहुत समय किसी से कनेक्ट करना नहीं चाहते, अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिश्तेदारों से। इनको हमेशा एक कंफर्ट मिलते रहता है कि अगर वो डिजिटली कनेक्टेड रहते हैं। कुछ जगह में आपने ये भी देखा है कि आज के डेट में एक डिजिटल एडिक्शन की जो मामला है, उसके ऊपर भी आज के डेट में लोग ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। तो बच्चों के केस में जहां तक ये सारे एडोलसेंट है, टीनेज एज में है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आउटडोर ठीक है गेम्स सुविमल में जी, जाएं। दरअसल आज वक्त कम है और काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। कई सारे कॉलर्स हमको कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे बातचीत नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। हम कोशिश करेंगे कि अपने इस चैनल पे कभी इस सब्जेक्ट पे एक बड़ी डिबेट हम आयोजित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स से उस दिन बात करेंगे और अन्य एक्सपर्ट्स को भी, जो हेल्थ फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी लाएंगे और वो बातचीत करने की कभी कोशिश करेंगे। फिलहाल सुविमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और जिन लोगों ने हमको कॉल किया उनका भी धन्यवाद, और जो लोग हमको देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। नमस्कार।